कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कैरिबल एप्लीकेशन। आज क्लास एकदम बराबर चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑन टाइम स्टार्ट हो गई होगी। पिछले 2 दिन से क्लासेस चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। कल तो मैंने क्लास इनफैक्ट 10 मिनट का पढ़ा के फिर बंद कर दिया, उस क्लास को हटवा दिया, क्योंकि कल वाली क्लास आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसलिए तो कल जो पढ़ाया था वो आज हम इसको पढ़ेंगे वापस से, ठीक है। आज एकदम क्लास बराबर चल रही होगी। 2 दिन क्लास में बहुत परेशान रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट लेती हूँ आपका। 2 की डालनी होती है, एक यूट्यूब वाली डालनी होती है, प्राइवेट सर्वर वाली। तो ये जो प्राइवेट सर्वर वाली की है ना, मेरा ओबीएस जो जहां से क्लास चलती है वो उठा ही नहीं रहा था उसकी को। बाद में पता नहीं कहां से किस टेक्निकल टीम के बड़े से बड़े बंदे से मैंने बात नहीं करी है ना, सबसे बात करी मैंने, लेकिन किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं निकल पाई। लास्टली मैंने ही अपना दिमाग यूज किया। मैंने क्या किया, इसकी को इधर लगाया, इसकी को इधर लगाया, वहां पर एक लाइव वाली की जो परमानेंट रहती है वो लगा लिया था। ऐसे करके आज मेरी क्लास, कल रात वाली प्रैक्टिस बैच वाली सही चली थी और ये तुक्का एकदम सही चल गया। आज क्लास मेरी एकदम बढ़िया टाइमिंग पे स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आज अच्छे से क्लास चल रही है, मुझे पता है। पिछले 2 दिन से बेटा आपको क्या लगता है, आप ही परेशान हुए हो। आप जितना परेशान हुए होंगे उसका 10 गुना ज्यादा मैं परेशान हुई। क्यों? क्योंकि आप सोचिए मैं क्लास पढ़ा रही हूँ, 15 मिनट से पढ़ा रही हूँ और बाद में 15 मिनट मुझे बात पता लगता है कि भैया क्लास तो बच्चे के पास जा ही नहीं रही है। बच्चे तो मेरे को अपशब्द बोलना शुरू कर दिए हैं, आपको नहीं पढ़ाना है तो छोड़ दो, कितनी इरेगुलर टीचर है, ये है वो है। आप कभी सोच भी सकते हैं मैं ऐसी टीचर हूँ जो 1 बजे का मतलब 1 बजे क्लास स्टार्ट कर देती हूँ। तो मुझे कितना बुरा लग रहा होगा 2 दिन से कि मेरी मेहनत मैं जितनी कर रही हूँ, स्टूडियो में आ रही हूँ, एक दिन तो मैंने क्लास रिकॉर्ड करके टीम को दी कि भैया डाल दो, बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। चलो अब कल जो क्लास हुई थी उसको हम वापस पढ़ेंगे। कल 10-15 मिनट मैंने पढ़ा दिया था, फिर मैंने कहा बच्चे तो पता नहीं आप लोग को कमेंट करते मैम कहाँ है, मैम नहीं पढ़ाना है तो छोड़ दो, ये मैम तो हमारा पैसा लेके खा गई, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे कल बच्चे, न जाने क्या-क्या लिख रहे थे, है ना। फिर मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा छोड़ो, अब मैं इस क्लास को कल रिपीट करूंगी। चलो हम क्या पढ़ रहे थे, अब क्लास में प्रॉब्लम नहीं, कभी भी अब सॉल्यूशन मिल गया ना। सेल डिवीजन, हम कोशिका विभाजन पढ़ रहे थे। मैंने पढ़ा था एक सेल कैसे डिवाइड करती है अपने आप को। उसके बाद मैंने बताया था कि जो सेल डिवीजन होता है वो 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोसिस किसमें होता है, मियोसिस किसमें होता है, ये बात मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूं बहुत अच्छे से कि माइटोसिस सेल डिवीजन होता है तो 1 से 2 सेल बनती है और जो मियोसिस होता है उससे 1 से 4 बन जाती है ना, यही ना। चलिए अब देखते हैं हम, अब आज हमें क्या पढ़ना है बेटा। ये जो सेल डिवीजन होता है इसकी फेजेस कौन कौन सी हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि माइटोसिस सेल डिवीजन की फेजेस, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ये स्टेजेस कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है ना। तो क्या होता है, तो आप बताओ कि बेटा पहले स्टेज में आता है इंटरफेज, इंटरफेज, और दूसरी तरफ जो स्टेजेस आती है उनके नाम मैंने आपको नोट करवाए थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। और मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि प्यारे बच्चों आप जो है इनको इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, है ना, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे। 1 नंबर पे प्रोफेज, 2 नंबर पे मेटाफेज, 3 नंबर पे एनाफेज, 4 नंबर पे टेलोफेज और 5 नंबर पे साइटोकाइनेसिस। ये 5 ऐसे की ऐसे याद करेंगे, है ना। चलो अब सुनो जरा, इंटरफेज में क्या होता है। अब बेटा कमेंट मत करो, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी टेक्निकल टीम वाले बच्चे भी छोटे-छोटे बच्चे हैं यार आप जैसे, उन्हें नहीं है ज्यादा नॉलेज। अब हम किसी की शिकायत करते हैं तो किसी की नौकरी चली जाए तो ये काम हमसे होता नहीं है ना। चलो सुनो, इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज वो जब स्टेज शुरू होती है किसी भी सेल में, तो एक सेल है वो अपने आप को डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर करती है। मान लो ये सेल है और ये सेल कहती है यस आई एम रेडी फॉर डिवीजन। ये सेल कहती है कि यस मैं कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार हूं। तो ये अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो वो स्टेज जिसमें कोई भी सेल है वो डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपने आप को तैयार करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरफेज कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे बेटा, इंटरफेज में क्या होता है, सेल प्रिपरेशन होता है। सेल प्रिपरेशन किसके लिए होता है, तो बेटा कोई भी सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, यानी कि कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है कि हां भाई अब मैं क्या कर सकती हूं, विभाजन कर सकती हूं। तो उस स्टेज को क्या कहते हैं जिसमें कोशिका विभाजन के लिए कोई भी सेल है वो अपने आप को रेडी करती है या प्रिपेयर करती है। तो आप क्या करोगे, इंटरफेज। और यकीन मानिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि उस स्टेज का नाम बताओ जिसमें कोई भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है सेल डिवीजन के लिए, तो इंटरफेज कहते हैं, ठीक है। हां जी मैम, नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट सुनो, ये कितना टाइम लगती है इंटरफेज में, 18 से 24 घंटे लग जाते हैं। हां 18 से 24 घंटे के लिए ये इंटरफेज आपकी सेल की स्टेज शुरू होती है और सेल अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। अब आपको हम कैसी प्रिपरेशन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगी ऐसे बीचों से, इसने अपना विभाजन करा, तो बेटा जब सेल डिवाइड होती है तो सेल का न्यूक्लियस में कोशिका का केंद्र का भी तो विभाजन होगा। हाँ जी मैम, और केंद्र में क्या, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। इसका मतलब मैम जब कोई सेल डिवाइड होती है तो उसका न्यूक्लियस उसका केंद्र में विभाजित होता है। हाँ जी, और न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी डिवाइड होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनती है और मैंने कहा जितने नंबर क्रोमोसोम्स यहां होने चाहिए उतने ही नंबर क्रोमोसोम्स यहां होते हैं। तो कहां से क्रोमोसोम्स, तो जो सेल अपने आप को डिवाइड करती है उसके क्रोमोसोम्स भी तो डिवाइड होते हैं। हाँ, तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जब सेल डिवीजन होता है तो कोशिका के कौन-कौन से हिस्से का डिवीजन होता है, उसका न्यूक्लियस, उसका क्रोमोसोम, उसके केंद्र का भी विभाजन होता है, उसके गुणसूत्रों का भी विभाजन होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, जी मैम। तो ये सेल जब प्रिपेयर करती है तो ये कहती है यस मेरा न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए तैयार है, मेरे क्रोमोसोम्स डिवाइड होने के लिए तैयार है। और ये सारी जो प्रिपरेशन होती है, ये प्रिपरेशन कौन सी स्टेज में होती है, इंटरफेज में। और किसी भी सेल को तैयार होने में कितना समय लग जाता है, 18 से 24 घंटे लग जाते हैं। अब जैसे ही 24 घंटे हो गए उसके बाद क्या शुरू होता है, उसके बाद प्रोफेज फेज शुरू होती है। प्रोफेज के बाद कौन सा आता है, मेटाफेज, फिर कौन सा आता है, एनाफेज, फिर कौन सा आता है, टेलोफेज, फिर कौन सा आता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, है ना। तो देखते हैं हम प्रोफेज में क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे एक-एक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट माइक ऑफ करके ऑन कर लेते हैं वॉइस। चल मैं वॉल्यूम प्रॉब्लम क्यों होता है। हाँ जी चलो आज अब देखेंगे नंबर 1 पे प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, और प्रोफेज 1 नंबर पे आता है। अब आपको मतलब इंटरफेज आता है 1 नंबर पे, अरे नहीं, इंटरफेज तो वो स्टेज है ना जिसमें कोई भी सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार करती है ना, वो होता है। मैं इतने दिन से क्लास ऑफ था, कहां का क्लास ऑफ, डेली तो क्लास हो रही है। चलो प्रोफेज में होता क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों। मान लो ये कोई एक सेल है, हाँ जी मैम, ये इसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये कहते हैं। तो अगर किसी भी सेल को डिवाइड होना है तो उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। और बेटा न्यूक्लियस क्या तब तक डिवाइड हो सकता है जब तक न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है, नहीं मैम। अब याद करो मैंने पढ़ा था केंद्र के बाहर जो झिल्ली होती है, जिसको केंद्र झिल्ली कहते हैं, वो न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा देती है। तो अगर आपको इस सेल का न्यूक्लियस का डिवीजन होना है, अगर ये न्यूक्लियस को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपको न्यूक्लियस का क्या करना होगा, न्यूक्लियस के बाहर की मेम्ब्रेन है उसको गायब करना पड़ेगा। प्रोफेज में क्या होता
होता है, ये जो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर का मतलब होता है बेटा गायब हो जाती है, ये टूट जाती है। गायब होने का मतलब कोई मैजिक नहीं होता है, टूट जाती है। तो लिख दो इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली टूट जाती है, केंद्रक झिल्ली टूट जाती है या टूटने लग जाती है और टूट के क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सेल डिवीजन की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, जिसमें केंद्रक की झिल्ली टूट जाती है, तो वो कौन सी है, वो प्रोफेज है। अब जो प्रोफेज है ना, ये सबसे ज्यादा समय लेती है, ये बहुत लॉन्ग होता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कैसे टूटती है। तो बच्चों आइए एक फोटो दिखाती है, इस फोटो को समझने की कोशिश करना। ये रहा देखो प्रोफेज, प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, टूट चुकी है। अब जब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं बची, इसका मतलब अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, अब कितने गुणसूत्र होते हैं मैं बार-बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स का भी डिवीजन शुरू हो सकता है। अब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन नहीं बची, न्यूक्लियस डिसॉल्व हो गया, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हटी, इसका मतलब न्यूक्लियस गायब हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे गुणसूत्र होते हैं, पढ़ाया ना मैंने। तो दूसरी स्टेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है उनके बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगा, खिंचाव पैदा होगा। गुणसूत्र हमेशा जोड़ियों में होते हैं, बताई थी मैंने ये बात। तो जो पेयर में क्रोमोसोम है, पेयर का मतलब ऐसे दो, एक और दो, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, खिंचाव, ऐसे खींचने लग जाएंगे क्रोमोसोम्स। जब तक क्रोमोसोम्स जोड़ियों में होते हैं, एक साथ होते हैं, तब तक उनमें डिवीजन नहीं हो सकता है। तो अगर क्रोमोसोम्स को डिवाइड करना है तो क्रोमोसोम्स अलग अलग करना पड़ेगा। तो अब दूसरी स्टेज में, दूसरी स्टेज को बोलते हैं हम मेटाफेज। नंबर 2 पे आती है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज स्टेज कहते हैं। तो मेटाफेज में क्या होगा, मैं मेटाफेज स्टेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन ये जोड़ियों में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक दूसरे से खिंचना शुरू हो जाते हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। कैसे, तो देखो ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, इनके बीच में ऐसे खिंचाव, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाएगा और बाद में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ऐसे। तो इस स्टेज में क्या होता है, तो लिखो कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स, कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स, ये बिटवीन लिखा मैंने, ठीक है, बिटवीन क्रोमोसोम्स। और हिंदी में लिखो बेटा क्या, गुणसूत्रों के बीच में खिंचाव पैदा होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाता है, गुणसूत्रों के बीच में खिंचाव, क्रोमोसोम्स के बीच में खिंचाव पैदा हो जाता है, पैदा होने लग जाता है, पैदा हो जाता है। अब बेटा ये कैसे होते हैं, गुणसूत्रों में क्रोमोसोम्स कैसे बनता है, क्रोमोसोम्स के बीच में जब खिंचाव पैदा होता है तो क्या होता है, ऐसे कुछ फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसे धागे नुमा ऐसे, और इन्हीं फाइबर्स को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। इनको क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गिट्टी होती है, गिट्टी है ना, जिसके बाहर धागा लपेटा हुआ होता है ना, तो धागा पूरा लपेटा हुआ गिट्टी के बाहर। अब आपको धागा निकालना है तो आप गिट्टी से ऐसे खींचते हो ना, ठीक ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे धागे होते हैं, वो धागे अपने साथ क्रोमोसोम्स को ऐसे खींच लेते हैं। तो एक धागे ने क्रोमोसोम्स को इधर खींच लिया और एक धागे ने क्रोमोसोम को इधर खींच लिया, ऐसे। तो ये जो क्रोमोसोम्स के अंदर खिंचाव पैदा करते हैं, ये क्रोमोसोम को जोड़ियों से हटाते हैं, अलग अलग करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो इस स्टेज में क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन होता है। हिंदी में सेम लिखो, स्पिंडल तंतु बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये स्पिंडल तंतु क्या है, तो मैम धागे नुमा संरचना होती है जो क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग करती है। स्पिंडल तंतु बनने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं, ठीक है, हाँ जी मैम। ऐसे ये एक धागा है, ये इस क्रोमोसोम को इधर ले जाएगा, एक इधर ले जाएगा, इन्हीं को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। चलो फोटो में दिखाते हैं और अच्छे से देखना है। तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको फाइबर ऐसे ऐसे, ये दिख रहे हैं आपको, दूसरे कलर से दिखाया आपको, लाल कलर से। ये देखो, ये दिख रहे हैं ऐसे स्पिंडल, ऐसे धागे नुमा संरचना। हाँ, ये क्रोमोसोम्स को, ये वाले इस क्रोमोसोम को इधर खींच रहे हैं, ये वाले इसको इधर खींच रहे हैं। ये कौन सी स्टेज में है, मेटाफेज में, मेटाफेज में, ठीक है जी मैम। चलिए अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, मेटाफेज के बाद। अच्छा मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सिंपल सा क्वेश्चन कि कौन सी स्टेज में कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन क्रोमोसोम्स होता है, गुणसूत्रों के बीच में खिंचाव कौन सी स्टेज में आता है, कौन सी स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। अब जो तीसरी स्टेज आती है उसको बोलते हैं टीलोफेज। क्या बोलते हैं बेटा, टीलोफेज, ठीक है, ऐसे ही आपको नाम याद रखने हैं, टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सुनिए कैसे, मैंने कहा था ना क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, गुणसूत्र हमेशा जोड़ियों में होते हैं। अब इनकी जोड़ी टूट जाएगी बेटा, ये क्रोमोसोम में खिंचाव पैदा आ गया, ये क्रोमोसोम इधर हो गया, ये क्रोमोसोम इधर हो गया, क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, एक इस पोल पे एक इस पोल पे। इतना खिंचाव, पहले ऐसे थे क्रोमोसोम्स, अब इस क्रोमोसोम को इधर खींचा, इसको इधर खींचा, तो ये अलग अलग पोल पे चले गए बेटा। तो इस स्टेज पे क्या होता है, अच्छा सॉरी, टीलोफेज नहीं एनाफेज, क्या कर दिया मैंने, टीलोफेज नहीं एनाफेज, 3 नंबर पे एनाफेज आएगी ना यार, हाँ एनाफेज, टीलोफेज तो 4 नंबर पे आती है, वो दिमाग में कुछ चल रहा था ना आप लोगों के कमेंट्स, एक बच्चा लिख रहा है कैरियर विल स्टोर, मैं उसी का कमेंट पढ़ने लगी तब ऐसे दिमाग चल गया, आनंद जी कह रहे हैं, ठीक है 3 नंबर पे एनाफेज आएगा, ठीक है, तो कर लेना टीलोफेज में। तो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, ऐसे क्रोमोसोम सेपरेट हो गए बेटा। क्या हो गया, ये क्रोमोसोम इस पोल पे चला गया, ये क्रोमोसोम इस पोल पे चला गया, क्रोमोसोम्स अलग अलग ध्रुव पे चले जाते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स, लिखिएगा क्रोमोसोम्स सेपरेशन शुरू हो जाता है यहाँ पे। और सेपरेशन का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं बेटा, हाँ गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, क्रोमोसोम का सेपरेशन शुरू हो जाता है, अलग अलग हो जाएंगे गुणसूत्र। और पता अलग अलग होकर कहाँ पे चले जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स अलग अलग होकर 2 पोल पे चले जाएंगे, 2 ध्रुव पे चले जाएंगे, एक इधर वाले पोल पे एक इधर वाले पोल पे, ऐसे चले जाएंगे। मैम कैसे, चलिए आपको फोटो में दिखाते हैं। इस फोटो में देखो एनाफेज में क्या हो रहा है, देखो एनाफेज में क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम देखो यहाँ है, ये क्रोमोसोम यहाँ है, सेपरेट हो गए क्रोमोसोम जी मैम, देखो एक ये रहा, ठीक है, ये रहा और अलग अलग पोल पे चले गए, ये इस पोल पे ये इस पोल पे, ऐसे ऐसे, ठीक है जी मैम। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वो कौन सी है, वो एनाफेज है। अब पता क्या होगा, अब ये जो अलग क्रोमोसोम गए ना, ये क्रोमोसोम टूटना शुरू हो जाएंगे। आपको याद है मैंने कहा था जो क्रोमोसोम होता है उसकी 2 भुजाएं होती हैं, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, और इनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। याद है आपको कि भूल गए हो तुम, मैंने कहा था क्रोमोसोम में 2 भुजाएं होती हैं और क्रोमोसोम की भुजाओं को हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड्स कहते हैं। हाँ जी मैम, कितने बच्चों को याद है ये बात, क्रोमेटिड्स। तो बेटा पता है क्या होता है इसमें, ये क्रोमेटिड यहाँ से टूट जाएगा, ये यहाँ से टूट गया, तो एक क्रोमोसोम से 2 बन गए, नहीं बनेगा, बन गए। तो 22 से कितने बन जाएंगे, 44, 23 से कितने बन जाएंगे, 46। देखो ये क्रोमोसोम की 2 भुजा थी, इस भुजा से एक क्रोमोसोम नया, इस भुजा से एक क्रोमोसोम नया,
और जिस हिस्से से क्रोमोसोम्स टूटे हैं ना उसी को क्रोमेटिड्स कहते हैं, उसी को क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एनाफेज में जब क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद क्या बन जाती हैं? उसके बाद ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये क्रोमेटिड्स का क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है। क्रोमेटिड्स ब्रेकडाउन हो जाएगा। हिंदी में लिखो, क्रोमेटिड्स टूटना शुरू हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स टूटना शुरू हो जाएंगे। अब क्रोमेटिड्स टूटना शुरू हो गए, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम से कितने बन गए? 2। तो 10 से कितने बन जाएंगे? 20। 20 से कितने बन जाएंगे? 40। हाँ जी मैम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम माइटोसिस सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है जी मैम। आगे अब क्या होगा? अब आप देखो, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, सेल के क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए, 1 से 2 बन गए, 2 से 4 ऐसे क्रोमोसोम्स बन गए, बन गए जी मैम। अब क्या है? ठीक, क्रोमोसोम्स डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, खत्म। अब क्या करना है आपको? अब क्या करो आप? अब 4 नंबर पे जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं टीलोफेज। तो टीलोफेज स्टेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो वापस आ जाती है। बेटा नोट्स में शायद ये पॉइंट ना नीचे वाले में लिखा हुआ है, वो बच्चे ने गलत लिख दिया होगा, आप इसको सही कर लेना, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है? ये आपके क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, क्रोमोसोम का ब्रेकडाउन हो गया। तो देखो ऐसे हमने कितने क्रोमोसोम दिए थे स्टार्टिंग में? 2। तो 2 से कितने बनेंगे? 4। तो हमें यहाँ पे कितने दिखाने पड़ेंगे? 4 क्रोमोसोम जी मैम, दिखा दिया 4 क्रोमोसोम। हाँ जी। तो अब इस न्यूक्लियस के बाहर वापस मेम्ब्रेन आ जाएगी। भाई अब क्रोमोसोम्स का डिवीजन हो गया, तो अब न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन चाहिए ना वापस। और न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन कौन देता है? आप बताओ मुझे, कौन देता है? तो आप क्या बताओगे बेटा? वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देती है। तो इस स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है बेटा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अपीयर यानी कि केंद्रक की झिल्ली वापस विकसित हो जाती है। केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है या वापस बन जाती है? लिख दो, केंद्रक झिल्ली फिर से बन जाती है या पुनः बन जाती है, ऐसे, ठीक है, बन जाती है, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है। ये लो, 2 से 4 क्रोमोसोम बन गए। अब 4 लोगों को तो यहाँ 8 बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, वो तो आपको समझना पड़ेगा अपने आप जी मैम। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन वापस आ गई। अब अगली 5वीं और अंतिम स्टेज, लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। 5वीं को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। बेटा इस शब्द को सुनो आप, मैम क्या सुने? साइटो का मतलब होता है हमेशा सेल, और काइनेसिस शब्द का मतलब होता है टूटना, टूटना हमेशा। काइनेसिस सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना। तो साइटो का मतलब सेल और काइनेसिस का मतलब टूटना, यानी कि सेल आपस में, सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है। तो इस स्टेज में क्या होगा? ये सेल ऐसे बीच में से टूट जाएगी, ऐसे देखो, ऐसे टूट गई। तो प्यारे बच्चों सुनो, ये सेल ऐसी थी, ये इसके 4 क्रोमोसोम, हाँ जी मैम, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ जी मैम। तो ये सेल ऐसे बीच में से टूट जाएगी, टूट गई। तो अब क्या होगा? इस सेल से, इस जगह से एक नया सेल बन जाएगा, उसमें 2 क्रोमोसोम, और इस हिस्से से एक नया सेल बन जाएगा, उसमें 2 क्रोमोसोम। ये लो, ये लो, ठीक है। इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब सेल, काइनेसिस का मतलब डिवाइड होना या टूटना। तो इसके अंदर सेल डिवाइड होगी। मैम फोटो दिखाओ, चलो आपको फोटो दिखाते हैं एनसीईआरटी का। ये रहा, देखो साइटोकाइनेसिस। इस साइटोकाइनेसिस में एक हिस्सा ये टूटा, तो इससे ये नया सेल, इससे ये नया सेल, इसी को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस और नो? जी मैम। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं? हाँ मैम, क्वेश्चंस कैसे आएंगे? मैंने कहा इंटरफेज वो स्टेज होती है जिसमें कोई भी सेल है वो डिवाइड होने के लिए अपने आप को तैयार करती है, लेकिन जो एक्चुअल डिवीजन होता है वो इन स्टेजेस में होता है। सबसे पहले स्टेज शुरू होती है प्रोफेज। प्रोफेज स्टेज में क्या होता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, केंद्र की झिल्ली गायब हो जाती है। जब तक केंद्र झिल्ली रहेगी तो न्यूक्लियस क्रोमोसोम कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गायब करना पड़ेगा, होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। किसकी सहायता से? स्पिंडल फाइबर की सहायता से। एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। अब पोल पे चले जाते हैं, और पोल पे जाके ये क्रोमोसोम बीच में से ऐसे टूट जाते हैं, यानी कि इनकी क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड से 2 क्रोमेटिड बन जाती है। तो एक इस हिस्से से, एक इस हिस्से से, तो 2 क्रोमेटिड यानी 2 नए क्रोमोसोम्स बन गए। उसके बाद टीलोफेज में ये केंद्रक झिल्ली वापस आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अपीयर। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस में एक सेल से 2 सेल बन जाती है। अब मुझे बताओ, मैंने कहा ये कौन सा सेल डिवीजन है? माइटोसिस। तो प्यारे बच्चों बताओ, माइटोसिस में कितने, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, तो ये एक थी, एक से 2 बनी कि नहीं बनी? हाँ जी मैम। इसीलिए हम माइटोसिस को क्या कहते हैं? 2n सेल डिवीजन कहते हैं, हाँ जी मैम। और प्यारे बच्चों सुनो, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे, यहाँ पे कितने लिए आपने? 2, तो उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में बने कि नहीं बने? हाँ जी मैम। तो देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी कि ये आइडेंटिकल सेल्स बनती है माइटोसिस सेल डिवीजन में, ठीक है। हाँ जी मैम, समझ गए? अब 2 क्वेश्चन और सुनो एग्जाम में जो आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इनमें सबसे ज्यादा समय कौन सी स्टेज लेती है और सबसे कम समय कौन सी लेती है? साइटोकाइनेसिस को होने में सबसे कम समय लगता है, यानी कि ये सबसे कम टाइम ड्यूरेशन में हो जाती है बेटा। तो अगर आपसे पूछे कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे कम समय लगता है, क्या करके आओगे? साइटोकाइनेसिस। क्या करके आओगे? साइटोकाइनेसिस। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कोशिका विभाजन की कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो बेटा ये जो प्रोफेज 1 नंबर वाली होती है, ये सबसे ज्यादा समय लेती है, इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है बेटा, ठीक है। लिख दोगे? जी मैम। तो 2 क्वेश्चंस और रेडी कर दिया मैंने आपके, कि प्रोफेज सबसे ज्यादा समय लेती है और जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सबसे कम समय लेती है, ठीक है। और ये कौन सा सेल डिवीजन समझाया मैंने? माइटोसिस। अब इसी चीज को आप यहाँ पे देख सकते हो, इस डायग्राम से, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेम चीज। ये रहा माइटोसिस, ये माइटोसिस है, आप उसको छोड़ दो अभी, ये माइटोसिस है बेटा, ये देख लो, जैसे जैसे मैम ने समझाया सेम डायग्राम यहाँ बना हुआ है। हाँ जी मैम। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मियोसिस सेल डिवीजन कैसे होगा, तो आओ मैं आपको मियोसिस समझाती हूँ, मियोसिस की स्टेजेस कैसे चलेंगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मियोसिस जब होता है तो एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, ये आप बताओगे मुझे। जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो उसमें एक सेल से 4 बनती हैं, बोलो यही बताया था मैम ने? हाँ मैम, 1 से 4 बनती हैं, इसीलिए हम इसको 4n सेल डिवीजन कहते हैं, जी मैम, है ना, ठीक है। आगे बस समझ में? जी मैम। और मैंने कहा था जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उसके जस्ट हाफ क्रोमोसोम यहाँ हो जाते हैं। मान लो पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम थे, तो यहाँ कितने? 2 2 2 2 2, ये समझाया था, जी मैम। तो आइए फिर मियोसिस कैसे होता है, आइए आपको बताते हैं मियोसिस कैसे होता है। बहुत आसान है। मियोसिस जब होता है तो 2 बार माइटोसिस होता है। हम समझे नहीं? सुनो, ये वाला, ये माइटोसिस और मियोसिस में कॉमन है,
ये मियोसिस है सेम सेम जैसे माइटोसिस में सबसे पहले प्रोफेज आई थी, फिर मेटाफेज आई थी, फिर एनाफेज आई थी, फिर टेलोफेज आई थी, फिर साइटोकाइनेसिस आई थी। तो ये सेम रहता है यहां तक। बस क्या कर देते हैं, मियोसिस में इसको प्रोफेज 1 बोल देते हैं, मेटाफेज 1 बोल देते हैं, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस 1। अब आप देखो ध्यान से, जब मियोसिस होता है तो यहां से लेकर यहां तक तो सेम है। अरे भैया जब मियोसिस होता है तो पहले माइटोसिस होता है, इतना तो कॉमन है। अब क्या होगा, तो देखो 1 से 2 बन गई, हाँ मैम। अब 2 से आगे 2 बनेंगी ऐसे, इन 2 से भी और 2 2 बन जाएंगी ऐसे, तो 4 हो गई। नहीं समझे, चलो मैं समझाती हूं। ये माइटोसिस था यहां तक, हाँ मैम। तो माइटोसिस में क्या, ये बन गई, हाँ जी मैम यहां तक। अब इतना के बाद फिर से प्रोफेज होगा इसमें और इसमें भी, लेकिन इस बार प्रोफेज इसको सेकंड बोलेंगे, क्योंकि प्रोफेज पहली बार तो यहां हो गया, बोलेंगे मेटाफेज सेकंड बोलेंगे, एनाफेज सेकंड बोलेंगे, टेलोफेज सेकंड बोलेंगे और साइटोकाइनेसिस सेकंड बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों सुनो ना, जब 1 से 2 बनी है यहां पर, तो इसमें वापस होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो इसमें 1 से फिर से 2 बन जाएंगे, हाँ मैम, और इसमें भी 1 से 2 बन जाएंगे, हाँ मैम। तो देखो ना, ये मियोसिस सेकंड कहलाता है। मियोसिस फर्स्ट और माइटोसिस सेम होता है। मियोसिस फर्स्ट बार होता है, उसी को माइटोसिस कहते हैं। तो 1 से 2 बन जाता है, यहां तक तो माइटोसिस ही है ना। लेकिन माइटोसिस बस यहां खत्म हो जाता है बेटा, यहां खत्म माइटोसिस। और जहां पर माइटोसिस खत्म होता है, वहीं से मियोसिस वापस यहां शुरू हो जाता है। फिर से प्रोफेज आएगी, तो ये प्रोफेज तो दूसरी बार आ रही है, तो इसको क्या लिखूंगी मैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। तो फिर ये इससे भी आगे 2 बनेंगी, इससे भी आगे 2 बनेंगी। तो टोटल कितनी सेल्स बन गई आप मुझे ये बता दो मैम। टोटल 4 सेल बन गई। और स्टार्टिंग में आपने कितनी सेल ली थी, एक ही तो ली थी, 1 से 4 बनी ना। हाँ मैम, तो मैंने यही तो बताया था कि 1 से 4 बनती है मियोसिस में, 1 से 4 बनती है मियोसिस में। और आप ध्यान से देख लो बेटा, यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 8, यानी 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स थे यहाँ पे। जबकि यहाँ देखो 4 4 4 जोड़ी का मतलब 8, 8 का आधा कितना 4, तो देखो 4 क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स का क्या हो रहा है, हाफ डिवीजन। इसीलिए तो हमने कहा था इसको हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन, हाफ क्रोमोसोमल सेल डिवीजन, इसीलिए तो नाम दिया था। अरे भैया स्टार्टिंग में तो एक ही सेल ली ना, ये रही एक सेल, बनी कितनी 4। तो इसीलिए हम कहते हैं मियोसिस से 1 से 4 बनती है। आपको कुछ नहीं लिखना, आप जब नोट्स बनाओगे ना तो पता है आप कैसे लिखोगे। आप लिखोगे कि मियोसिस 2 बार होता है, 2 बार माइटोसिस होता है। जब मियोसिस पहली बार होता है तो उसमें सेम वही कंडीशन, वही सेम चीजें चलती हैं बेटा जैसे माइटोसिस में थी। इसे बोलेंगे हम मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसमें प्रोफेज फर्स्ट आएगा, सबके आगे फर्स्ट लग जाएगा, बस रहेगा अंदर वही सब चीजें होंगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, फिर टेलोफेज फर्स्ट और फिर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ये लो, अब फिर से मियोसिस होगा दूसरी बार, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम मियोसिस सेकंड बोल देंगे, उसे हम मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड होता है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड और साइटोकाइनेसिस सेकंड। तो आप देखो ना, साइटोकाइनेसिस 2 बार हुआ, तो 1 से 2 बनी यहां पर, 1 से 2 यहां बनी, तो टोटल कितनी होगी 4। तो ऊपर यही तो लिखा मैंने, 1 से 4 बनती है। ये खत्म, खत्म। ये माइटोसिस मियोसिस, ये आपका सेल डिवीजन। अब मुझे कमेंट करके ये बताओ, मियोसिस सेल डिवीजन कौन सी सेल्स में होता है। आपको याद है मैंने कहा था जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जिनको गमीट सेल्स कहते हैं, जिनको हम जनन कोशिकाएं कहते हैं या जनक कोशिकाएं, जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, और जो मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको हम स्पर्म्स कहते हैं, शुक्राणु कोशिका, और हिंदी में जो फीमेल वाली होती है उसको अंडाणु या डिंब कोशिका कहते हैं। ये स्पर्म्स कहां बनते हैं, लड़कों के टेस्टिस में यानी वृषण में बनते हैं, जो एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं उनमें स्पर्म्स बनते हैं। महिलाओं में ओवम या अंडा कहां बनता है, ओवेरी में, अंडाशय में। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि स्पर्म्स और ओवा में कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि लड़कियों के जो ओवेरी होते हैं, अंडाशय होते हैं, उनके अंदर जो सेल्स बनती हैं, या लड़कियों की महिलाओं के अंडाशय में, ओवेरी में कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस। ये कह सकती हूं, जी हां। तो ये एग्जामिनर भी आपसे पूछता है। क्या मैं ये कह सकती हूं लड़कों की जो एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, जहां पर स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, उनमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस। इसका मतलब एक स्पर्म से कितने बनेंगे, 4। तो 4 से कितने बन जाएंगे, 4 का गुना कर लो 4 से। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी बात, जी मैम। तो ऐसे होता है माइटोसिस, ऐसे होता है मियोसिस, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। लास्ट क्लास में बताया था, घाव, कहीं चोट लग जाए, घाव पड़ जाए, है ना, हड्डी टूट जाए, मांस फट जाए, उसको वापस रिकवर करने के लिए, उस हिस्से की मरम्मत करने के लिए कौन सा सेल डिवीजन होता है, आप क्या करके आओगे, माइटोसिस होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, आपके बाल झड़ गए, फिर से वापस नए बाल बनेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ठीक है, कान थोड़ा सा टूट गया, यहाँ से कान में मोच आ गई, कान टूट गया, कान में चोट लग गई, कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। तो ये आपका सेल डिवीजन यहाँ पे खत्म, तो आपका साइटोलॉजी सेल डिवीजन कंप्लीटली खत्म हो गया। अब चलो करते हैं प्रैक्टिस। अब होगा आपका रियल टेस्ट, आ जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। कल पता है मैंने क्लास इसलिए बंद कर दी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस भी करवानी थी। अब तुम लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे, जब कमेंट्स नहीं आ रहे तो मैंने कहा क्या प्रैक्टिस करवाऊं, किसको करवाऊं, खुद को करवा के चली जाऊंगी क्या प्रैक्टिस। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज पेशेंस रखते हैं, आज सिस्टम को ठीक करते हैं। कल मैंने पूरा दिन खपा के 4 घंटे खपा के इसको मैंने समझा। इसकी मेरा बहुत गंदा नेचर है, अगर मैं किसी चीज के पीछे लग जाऊं, मैंने कहा ना कैरियर बिल के जितने भी टेक्निकल स्टाफ थे, बड़े से बड़े स्टाफ से नहीं हो पाया, लास्टली मैंने इसमें दिमाग लगा के इसको कर लिया ठीक। मैंने कहा तुम तो मुझे बस ऐसे ऐसे की दो, मैं करती हूं इसको। इतने YouTube पे वीडियो गूगल मैंने क्या क्या देख देख के मैंने ठीक कर लिया। वो कह रहे हैं सब टेक्निकल वाले, अरे मैम ये तो आपने नई चीज सिखा दी। मैंने कहा कोई ना, मुझसे सीखने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। चलो आ जाओ, चलिए चलिए, अब है आपका रियल टेस्ट, शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। और मुझे गलत आंसर नहीं चाहिए एक भी। Which structure differentiate animal cell from plant cell? कौन सी संरचना है जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है। भैया राइबोसोम तो दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होते हैं। सेंट्रोमियर, अब आप कहोगे सेंट्रोमियर क्या होता है, मैं क्यों बताऊं सेंट्रोमियर क्या होता है। 4 नंबर पे है सेंट्रियोल, याद है सेंट्रोसोम्स 2 सेंट्रियोल से बना हुआ होता है, और सेंट्रियोल सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, जंतु कोशिका में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इज डी। ये ए कौन बोल रहा है, सुरेश, हाँ जी कौन बोल रहा है ये ए, और ये सी वाले कहां से आ रहे हैं, सेंट्रोमियर है सेंट्रोसोम नहीं है, मान जाओ तुम, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर, ये सेंट्रोमियर क्या होता है, हाँ? सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं जहां पे मिलती हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम तो प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में भी है, तुम सुधर जाओ।
डी होगा सेंट्रियोल। याद है, ऐसी फोटो दिखाई थी, ये दो सेंट्रियोल मिलकर एक सेंट्रोसोम बनाते हैं और कहा था ये सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। अब देखो इतना पढ़ाने के बाद भी तुम ए सी गलत कर रहे हो। अब बहुत गुस्सा आता है मुझे, मेरा गुस्सा बहुत गंदा है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन विल नॉट बी परफॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। अगर किसी सेल में राइबोसोम ना हो तो कौन सा काम नहीं होगा। राइबोसोम को हमने क्या बोला था, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो अगर किसी सेल में राइबोसोम ना हो तो बेटा क्या नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, है ना, प्रोटीन नहीं बनेगा। चलो अगला, अगर किसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया तो कौन सा काम नहीं होगा। अब मुझे बताइए जरा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस या एनर्जी हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पे सेल के अंदर एनर्जी बनती भी है और स्टोर भी होती है। तो अगर किसी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो क्या नहीं बनेगा, तो बेटा एनर्जी नहीं बनेगी। अब मुझे बताओ एनर्जी कैसे बनती है, तो मैम ने कितना अच्छे से लिख लिख के समझाया था। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन आके तोड़ता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी जल प्लस एनर्जी एटीपी के रूप में बनती है। तो ये ग्लूकोज क्या है, खाना। तो ऑक्सीजन जो खाने को नहीं तोड़ेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। इसका मतलब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। इसका मतलब अगर किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज क्या है, भोजन खाना, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो बेटा क्या नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी। तो थर्ड का बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गिव्स ए डेफिनेट शेप टू द सेल। कोशिका को आकार और आकृति कौन प्रदान करती है। मैंने आपको बताया था कोई भी प्लांट सेल होती है उसके बाहर सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, और कोशिका भित्ति का काम क्या बताया था, कोशिका भित्ति एक डेफिनेट शेप एंड साइज देती है प्लांट सेल को। मैंने कहा था प्लांट की जो सेल्स होती है वो लगभग सारी एक जैसी शेप और साइज में होती है। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, जबकि हमारे बॉडी में सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए हमारी कोई सेल छोटी, कोई पतली, कोई मोटी, कोई लंबी ऐसी हो जाती है। तो डेफिनेट शेप देने का काम किसका होता है, सेल वॉल का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनिमल सेल अलग अलग शेप साइज की क्यों होती है, तब क्या बताओगे, क्योंकि एनिमल सेल के बाहर क्या नहीं होता, सेल वॉल। तो बेटा कोई भी निश्चित आकार नहीं है हमारी कोशिकाओं का, कोई लंबी, कोई चौड़ी, कोई पतली, कोई सकरी, कैसी हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, द डेंस नेटवर्क ऑफ फाइन ब्रांच्ड मेम्ब्रेन्स एंड इरेगुलर ट्यूब्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। हां जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब क्या था, अंदर, प्लाज्मिक का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क। इसका मतलब कि ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में ऐसे बहुत सारी शाखाओं में बटी हुई मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क होता है। उसी नेटवर्क को क्या कहते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवित जालिका। क्या समझ में आया। सिर्फ बेटा मैं चेक कर लूंगी, सिर्फ खुशबा मैम बायोलॉजी की 5 नंबर 29 नंबर 41 नंबर 43 नंबर क्लास नहीं चल रही है। ओके, मैं आपका फोन, आपका कमेंट बाद में स्क्रीनशॉट लेके टेक्निकल टीम से बात करके ठीक करवाती हूँ, ठीक है। चलिए ये रही, ऐसी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो प्रकार की होती है, एसईआर, आरईआर, सब पढ़ाया था ना आपको जी मैम। आ जाओ अगला क्वेश्चन, द एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन कौन सी जगह बनता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा था हमने, राइबोसोम को। याद है, राइबो का मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन, सोम का मतलब ग्रैन्यूल्स, कण, वो छोटे छोटे कण जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। इनमें से कौन है जो सिर्फ प्लांट सेल में होगा, बेटा सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होता है। लवक, लवक को हम इंग्लिश में प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है, प्लास्टिड भी सेल वॉल आपका किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है। तीसरा है वैक्यूल्स। अरे भैया वैकेंसीज कैसे हो जाएगा, वैक्यूल्स। बच्चों देखो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अब आपको मैं वैक्यूल्स तो हम लोगों में भी होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा सा होता है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इस ऑप्शन का सही आंसर डी होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग के बॉडी में वैक्यूल्स नहीं होते हैं, हमारी सेल्स के पास भी वैक्यूल्स होते हैं, बस हमारी सेल्स के पास जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, बस ये याद रखना है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये डी सही आंसर होगा, ठीक है जी मैम। आ जाओ, द एक्टिव साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कोशिका के अंदर श्वसन। श्वसन का मतलब क्या होता है, जब भी रेस्पिरेशन शब्द देखोगे उसका मतलब हमेशा होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन को तोड़ना, और जब जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो बताओ ये रिएक्शन सेल के अंदर कहां हो रही थी, एनर्जी कहां बन रही थी, तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही थी। मैंने लिखवाया था ना, इंट्रासेल्युलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अंतर कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कितना अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है जी मैम। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली फाउंड इन। 3 तरीके के प्लास्टिक्स करवाए थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा पेड़ के पत्तों में होते हैं, क्रोमोप्लास्ट सबसे ज्यादा फल और फूलों में होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट सबसे ज्यादा कहां होते हैं, जड़ों में। यानी कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, और जड़ों के अंदर जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके पास सबसे ज्यादा ल्यूकोप्लास्ट होता है। और ये ल्यूकोप्लास्ट मैंने 3 तरीके के पढ़ाए थे, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, याद हो तो। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, स्टोरेज करना, भंडारण करना, है ना, स्टोर करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, अमीनो एसिड्स को, तेल, ऑयल, फैट को। याद है जी मैम। नेक्स्ट, ये रहे 3 प्रकार के करवाए थे, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। अलग अलग कलर के फल, फ्रूट, सब्जियां, बीज क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग कलर के पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और ये अलग अलग कलर के पिगमेंट्स कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। अरे हरा रंग किसने दिया था, क्लोरोप्लास्ट ने। हरे रंग को छोड़कर बाकी सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो किसकी देन है, वो क्रोमोप्लास्ट की। याद है, पीले रंग के लिए ज़ेंथोफिल, चुकंदर वाले लाल रंग के लिए विटामिन, गाजर वाले लाल रंग, गाजर वाले नारंगी कलर के लिए कौन सा था, आपका कैरोटीन। ऐसे ही टमाटर के लाल कलर के लिए ल्यूकोपिन। करवाया था ना ये सब किसके पास है, ये सब आपके क्रोमोप्लास्ट के पास। ये रहा क्रोमोप्लास्ट, अलग अलग कलर को, अलग अलग फ्रूट, फल, बीजों को अलग अलग रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। मैंने कहा था लाइसोसोम एक बैग होता है, और बैग के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स। जब ये बैग फटता है तो खुद तो मरता ही मरता है, जिस सेल में होता है उसको भी मार देता है, उस सेल के साइटोप्लाज्म को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस कोशिका की भी हत्या हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं लाइसोसोम को आत्महत्या वाली थैली। और लाइसोसोम के पास कौन से एंजाइम थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मैंने कहा था ये एक एंजाइम नहीं है, एक्चुअली ये बहुत सारे एंजाइम्स का ग्रुप है, और इनकी पीएच का मान क्या था, 4 से 5, यानी ये एसिडिक नेचर के थे, यानी ये अम्लीय प्रकृति के थे। मैम कमलेश कह रहे हैं एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। जी हाँ, नहीं होती है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल। अच्छा ये क्वेश्चन आप सुन लो, वैसे आप सबको पता है हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। तो जब पानी है तो हमारी सेल्स में भी क्या होगा, सबसे ज्यादा पानी होगा बेटा। हाँ 80% में ये सेल है, इस सेल के अंदर 80% मात्रा में क्या होता है, वाटर होता है बेटा। अब आपको कहां होता है वाटर, तो आपको याद है मैंने कहा था न्यूक्लियस के बाहर ये गाढ़ा सा जो लिक्विड है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म का मतलब क्या होता है, लिक्विड। तो ये किसका बना हुआ होता है, ये पानी का बना हुआ होता है। तो हमारी सेल्स के पास 80% से भी ज्यादा वाटर हो सकता है। जी हाँ, अगला, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। हाँ जी, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी ने क्या कहा था, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। लिखवाया था, जी मैम। सभी प्रकार के जीवधारी होते हैं वो कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने हुए होते हैं। ये बात बताई थी सैलडन एंड स्वोन ने, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वोन ने दिया था। तो 2 और 4 कौन से ऑप्शन में, डी में। तो डी इज द राइट आंसर। लगा पा रहे हो क्वेश्चंस, मैंने एक दिन कहा था ना कि बेटा जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा ना 100% स्कोर करके आओगे आप। एक एक चीज कहां नोट्स में लिखवाई है सब याद है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिज कंटेन्स डीएनए। न्यूक्लियस के अलावा किस किस के पास डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। ना सेंट्रियोल में होता है, ना लाइसोसोम में होता है, ना गोल्गी बॉडीज में। याद है मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पावरफुल है, क्यों, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है। और मैंने ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को हम एमडीएनए कहते हैं। एम का फुल फॉर्म है यहां पर माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियन डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पावरफुल है, इसके पास खुद का डीएनए है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली। किसी भी कोशिका की, चंद्रा कौन है ये, चंद्रा सेन। और आपकी क्लास की कोई जीत राणा से ही बोल रहा था कि मैम की क्लास में प्रॉब्लम कर रही है। क्या बोल रहे हैं बेटा, चंद्रा निषाद। अच्छा किसी बच्चे ने दूसरे टीचर की क्लास में बोल दिया कि मैम की क्लास में प्रॉब्लम होगी, तो क्या हो गया, क्या हो गया, टीचर्स उनकी क्लास में भी तो प्रॉब्लम आ सकती है कभी। हाँ जी चलिए नेक्स्ट, सेल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, न्यूक्लियस। अरे यही तो पढ़ा है मैंने, न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। अब न्यूक्लियस के बाद बड़ा कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताओ अब क्या होगा बड़ा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। अरे लिखवाया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सेल। कितने अच्छे से लिखवाया था, याद करना, माइटोकॉन्ड्रिया में तीसरा या चौथा पॉइंट देखना, ये लिखवाया था मैंने। कहा था वैसे सेल में सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, केंद्र के बाद बड़ा कौन दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपके पास इसमें न्यूक्लियस तो था नहीं, तो आप क्या करके आते, माइटोकॉन्ड्रिया करके आते, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड। किसी भी पादप कोशिका की सबसे बाहर वाली परत क्या कहलाती है, सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और टोनोप्लास्ट क्या होती है, याद है मैंने कहा था जो वैक्यूल होता है उस वैक्यूल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के बाहर जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट झिल्ली कहा जाता है। यही तो पढ़ाया था मैंने, जी मैम। द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम वो बैग है जिस बैग के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतर कोशिकीय पाचन। अंतर कोशिकीय पाचन यानी कि लाइसोसोम का काम होता है जब भी सेल के अंदर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट आ जाए, ऐसा कोई पोषक तत्व आ जाए जिसका डाइजेशन नहीं हुआ था, तो लाइसोसोम अपने अंदर ले लेता है और अपने एंजाइम्स की सहायता से, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, एंजाइम्स का काम होता है तोड़ फोड़ करना, तोड़ना, तोड़ देते हैं उसको, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतर कोशिकीय पाचन कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा ये बताना, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन कौन करता है, प्रोटीन को पैक करने का काम कौन कर रहा था, याद है, गोल्गी बॉडीज प्रोटीन को पैक करने का काम कर रहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द इनर फोल्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ ऐसे उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, ऐसे कुछ फोल्ड्स होते हैं, बताया था मैंने, और इन्हीं फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है, स्पेलिंग में यहाँ पे, इसी को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की तरफ कुछ उंगली नुमा उभरी हुए फोल्डिंग्स होती हैं, फोल्ड होते हैं, और उसी फोल्ड को हम क्या कहते हैं, इसी फोल्ड को हम क्रिस्टी कहते हैं। इसकी स्पेलिंग सही कर लेना, क्रिस्टी ऐसे होता है, हिंदी में क्रिस्टी लिखा है, हिंदी में बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, ठीक है जी मैम। तो ए हो जाएगा 18 का। 19 का क्वेश्चन का आंसर है, इन विच माइटोकॉन्ड्रिया वर एब्सेंट, इनमें से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया के पास ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना ही बैक्टीरिया के पास आप बताओगे गोल्जी काय है, ना ही उसके पास अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। ये सब पढ़ा चुकी हूं, क्योंकि बैक्टीरिया में कौन से प्रकार की कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये तो पढ़ाया था मैंने, जी मैम। क्वेश्चन नंबर 20, हु यूज्ड द वर्ड प्रोटोप्लाज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने छोड़ा था कॉन्सेप्ट, अब सुनो क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, इधर ठीक है, नोट्स में लिख लेना, लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो वहां पे। ये आपकी सेल है, जी मैम, ये सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन ये, ठीक है। अरे कोशिका के बाहर झिल्ली होती है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। सुनो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सारा पार्ट है उसको एक साथ मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया होगा मैंने आपको बहुत अच्छे से, उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सुनो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितना भी पार्ट है, अब अंदर क्या क्या है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ को एक साथ मिला दो, उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है, ये सबसे पहले पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने इसको सबके सामने बताया था। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था क्या, हक्सले, हक्सले। हक्सले जी ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। देखो आपको याद है, रॉबर्ट हुक ने कहा था सभी जीवों के शरीर की मूलभूत इकाई सेल यानी कोशिका होती है। इसी चीज को थोड़ा सा एडवांस बना के किसने, हक्सले ने कह दिया कि बेटा क्या कह दिया कि जितने भी जीव हैं उनके शरीर का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है। अरे भैया ये देखो, ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, तो रॉबर्ट हुक ने कहा सभी जीवों के शरीर की मूलभूत इकाई सेल है। इन्होंने कहा नहीं सेल नहीं, सेल के अंदर जितना पार्ट है ना वो है मूलभूत इकाई, बस ये कहा। ये बीपीएससी पेपर क्वेश्चन नहीं वाला, ठीक है। तो हक्सले ने कहा था कि सभी जीवों के शरीर का भौतिक आधार जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। चलो ये होता है प्रोटोप्लाज्म, देख लो और अच्छे से फोटो में देखना। सेल मेम्ब्रेन ये है, हाँ जी मैम, ये सेल ऑर्गेनेलिज है सारे, हाँ जी मैम, ये सेल का फ्लूइड यानी कि साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो इन सारी चीजों को मिला दो, सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन तो बाहर रह गया ना, इसके अंदर जितना भी पार्ट बचता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखो प्रोटोप्लाज्म यहां से दिखा रखा है इसने, यहां से ये प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी मैम। हु डीएनए हु फर्स्ट प्रपोज्ड द बाई हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। हाँ जी मैम, टाइम हो गया, अच्छा समय हो गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लास्ट कर लो। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए इज डबल हेलिक्स, ऐसे होता है डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, है ना मैम। रीजनिंग की क्लास का टाइम हो रहा है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। तो कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, 22 क्वेश्चन करवा दिए। ये पीडीएफ में आपके बैच में डलवा दूंगी, डोंट वरी, क्वेश्चंस वाली। अब आपका काम है कि
मैंने कहा था ना ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन आप कवर कर सकोगे। मैंने सारे करवा दिए हैं। अब कल की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। मजा आया ना?